अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस करने से पहले हम सेल की जनरल स्ट्रक्चर के देखेंगे कि उसमें कौन से बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं और सेल की कौन सी बेसिक दो टाइप्स हैं। उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सेल से। तो जितने भी सेल की अभी तक स्टडी की गई है उसमें ईच सेल हैज 3 बेसिक कंपोनेंट्स। हर सेल के 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं, चाहे वो हम प्लांट सेल की बात कर लें, चाहे वो हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, हर सेल में 3 कंपोनेंट लाजमी होते हैं। ये टॉपिक आपका चैप्टर नंबर 4 से है। उसमें पहले जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स हैं, जो इंट्रोडक्शन वाले हैं, वो आपके कोर्स में इंक्लूड नहीं है। सो हम क्योंकि हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, सेल की साइंटिफिकेशन प्रोसेस नहीं पढ़ रहे, तो हम डायरेक्टली कंपोनेंट्स पे आ रहे हैं। इसकी पूरी टेक्निक्स हैं कि ये कंपोनेंट्स कैसे फाइंड आउट किए गए साइंटिफिकेशन, अल्ट्रा साइंटिफिकेशन के थ्रू, लेकिन हम इसको डायरेक्ट पढ़ रहे हैं कि इसके 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी कह दिया जाता है। और प्लांट में इसको किसने कवर किया होता है? सेल वॉल ने। सेकंड कंपोनेंट साइटोप्लाज्म एंड द थर्ड कंपोनेंट इज न्यूक्लियस, जिसके अंदर कौन सी चीज मौजूद होती है? क्रोमैटिन, यानी कि क्रोमोसोम। क्रोमैटिन मीन कम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, यानी कि क्रोमोसोम को हम क्रोमैटिन कहते हैं। जब वो नजर नहीं आ रहा होता है तो क्रोमैटिन कहते हैं, जो वो नजर आ जाए बाय फोल्डिंग और कंडेंसेशन तो उसको हम क्रोमोसोम बोल देते हैं। दीज आर द 3 बेसिक कंपोनेंट दैट ईच सेल विल बी पोसेस। उसके बाद जो सेल की हम देखते हैं टाइप्स को, तो बेसिक 2 टाइप्स हम डिस्कस करेंगे पूरी इस बुक के अंदर। 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक सेल, एंड नंबर 2 यूकैरियोटिक सेल और यूकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, और जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होता है उनको प्रोकैरियोट्स, और जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल होता है उनको हम यूकैरियोट्स बोल देते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस और जो ऑर्गेनेली होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, इनके सिंपल टाइप ऑफ सेल वो प्रोकैरियोट्स हैं, बैक्टीरिया। उसके बाद जो कम्प्लेक्स टाइप ऑफ सेल है उसको, जिसमें ह्यूमन भी आता है, प्लांट्स भी आते हैं, उसको हम यूकैरियोट्स बोलते हैं। सेल की अगर हम साइज के लिहाज से बात करें तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन अल्लाह ताला ने सेल का जो है वो साइज अटेन किया है। फॉर एग्जांपल जो हमारे न्यूरॉन है, जो ब्रेन से मैसेज बॉडी पार्ट्स की तरफ लेके जाते हैं, वो लेंथ वाइज लंबे होते हैं, जबकि रेड ब्लड सेल्स वो ग्लोबुलर शेप यानी कि राउंड शेप में होते हैं, क्योंकि उन्हें ब्लड वेसल में से गुजरना होता है। सो अभी तक जो सबसे बिगेस्ट सेल कहा जाता है वो ऑस्ट्रिच एग को कहा जाता है। एग इज आल्सो टाइप ऑफ सेल, और सबसे बड़ा जो एग समझा जाता है डेटा वाज ऑफ ऑस्ट्रिच, और अभी तक भी ऑस्ट्रिच को ही कंसीडर किया जाता है कि उसका सबसे बड़ा एग है। ऑलमोस्ट 2 kg उसका वेट होता है ऑस्ट्रिच एग का। सो ये इसकी 2 टाइप्स हैं। उसके बाद जनरल स्ट्रक्चर में जो हमने चीज देखनी है बेसिक, जो आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसकी लोकेशन फर्स्ट हम ऑब्जर्व करेंगे कि इसकी लोकेशन क्या होती है। लोकेशन में पहले एनिमल सेल में इट इज आउटर मोस्ट बाउंड्री, आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल, क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं होती, इस वजह से आउटर मोस्ट बाउंड्री है। जबकि अगर हम प्लांट सेल में देखते हैं, अगर हम प्लांट सेल में देखेंगे तो इट इज सराउंडेड बाय सेल वॉल, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल भी होती है, तो उसको किस चीज ने सराउंड किया होता है? सेल वॉल ने, इन केस ऑफ प्लांट सेल। ये इसकी लोकेशन है। उसके बाद
लोकेशन के बाद हम देखेंगे इसकी कंपोजिशन, कि इसकी कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन को अगर हम देखें तो बेसिकली इसके अंदर दो कंपोनेंट्स वो ज्यादा होते हैं, एक प्रोटीन, नंबर 2 लिपिड्स। ठीक है, जो प्रोटीन की अमाउंट है और जो लिपिड्स की अमाउंट है, लिपिड्स 20 to 40% और जो आपके प्रोटीन है दैट इज 60 to 80%। 60 to 80% प्रोटीन होती है, 20 to 40% इसमें लिपिड होता है, और इसके साथ जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो स्मॉलर क्वांटिटी में होते हैं, इन स्मॉल क्वांटिटी। और स्मॉल क्वांटिटी के अंदर ही इसके अंदर जो कि लिपिड की ही टाइप है, कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है इन स्मॉल क्वांटिटी। दीज आर दी 4 कंपोनेंट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट एंड कोलेस्ट्रॉल। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन यो और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद इसकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी मॉडल्स मौजूद हैं कि जो डिस्कस किए जाते हैं, लेकिन जो बेसिक 2 मॉडल ज़्यादा एक्सेप्ट किए जाते हैं इसकी स्ट्रक्चर के लिए, वो कौन से हैं हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। उनमें हम डिस्कस करेंगे मॉडल्स जो इसकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। उनमें सबसे पहला मॉडल आता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल या यूनिट मॉडल। ठीक है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इस मॉडल को के मुताबिक क्या कहते हैं साइंटिस्ट, कि जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें प्रोटीन की ऐसे लेयर होती हैं, प्रोटीन अपर साइड पे और अपर साइड पे और लोअर साइड पे ऐसे। देयर आर प्रोटीन्स लेयर्स, ऊपर और नीचे प्रोटीन्स की लेयर होती हैं, और उसके अंदर जो है वो लिपिड मौजूद होता है। दिस इज प्रोटीनियस लेयर्स, ये प्रोटीन की लेयर है, और उसके अंदर जो है वो कौन सी चीज मौजूद होती है, लिपिड्स ऐसे। ये हमने टॉपिक चैप्टर नंबर 2 के अंदर छोड़ा है कि जो लिपिड होता है उसका एक हेड होता है और 2 उसकी जो है वो टेल होती हैं। दिस इज हेड और दिस इज 2 टेल। ये टॉपिक क्योंकि स्किप हुआ है चैप्टर नंबर 2 से, तो वैसे आपको बता रहा हूं, हेड और ये टेल होती है, 2 टेल हैं। ये लिपिड्स की बाइलेयर है दैट आर सैंडविच बिटवीन 2 प्रोटीनियस लेयर, जो कि किसके अंदर सैंडविच हुई हैं, 2 प्रोटीन्स लेयर्स के दरमियान में। दिस इज ऑल लिपिड्स। उसके बाद ये, और इसके अंदर जो है ये प्रोटीन्स की लेयर एम्बेडेड है, सॉरी लिपिड्स की लेयर एम्बेडेड है ये। ओके, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ जाती है, ये भी प्रोटीनियस हेड और ये भी प्रोटीन, और ये पार्ट, 3 पार्ट्स में इसको मैंने डिवाइड कर दिया है। इस पार्ट को हम बोलते होते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट, ये हाइड्रोफिलिक है। ठीक है, उसके बाद दिस इज हाइड्रोफोबिक एंड दिस इज आल्सो हाइड्रोफिलिक। ओके, और ये कौन सी चीज है, दिस इज ग्लोबुलर प्रोटीन, ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, ऊपर भी और नीचे भी ये कौन सी चीज मौजूद है आपकी, ग्लोबुलर प्रोटीन्स।
ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल लिपिड्स आर सैंडविच बिटवीन टू प्रोटीन्स लेयर्स, यानी कि लिपिड सेंटर में है, उसके ऊपर और नीचे जो है वो प्रोटीन है। इसको हाइड्रोफिलिक क्यों कहा है, ये मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता देता हूं। दिस इज वन लिपिड, इस टेल के अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन 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 की ये चेन है, और साथ में डेफिनेटली हाइड्रोजन मौजूद होती है, यानी कि ऑर्गेनिक नेचर की होती है टेल। जो चीज ऑर्गेनिक होती है दैट डोंट लव वाटर, वो पानी को पसंद नहीं करती, दैट्स व्हाई उसको हाइड्रोफोबिक बोलते हैं, इनके पानी से दूर रहने वाली। लेकिन जो हेड है ना, लिपिड के अंदर फॉस्फेट आयन ये मौजूद हो सकते हैं, फॉस्फोलिपिड्स। तो उस वजह से जो फॉस्फेट आयन है वो यहां हेड के अंदर है और फॉस्फेट्स के ऊपर चार्ज होता है, और जिस चीज के ऊपर चार्ज होता है दे कैन अट्रैक्ट वाटर, वो पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। इस वजह से जो हेड वाले रीजन को मैंने हाइड्रोफिलिक लिखा है, और जो टेल वाला रीजन है उसको मैंने हाइड्रोफोबिक लिखा है। क्यों? क्योंकि टेल ऑर्गेनिक नेचर की होती है और जो हेड है उसमें इनऑर्गेनिक आयन होते हैं, इस वजह से वो पानी के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं। सो दिस इज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इसको फर्दर आप बना सकते हैं बेहतर। तो ये आपकी यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अकॉर्डिंग इसकी स्ट्रक्चर थी। लेकिन इस मॉडल को इतनी ज्यादा एविडेंसेस नहीं मिली, तो उसकी वजह से इसको रिजेक्ट कर दिया गया। बाद में एक दूसरा मॉडल आया जिसने एक्सप्लेन किया कि एक्चुअल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है वो ऐसे नहीं है, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आती हैं। और वो मॉडल कौन सा है हमारे पास? दैट मॉडल इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सो सेकंड मॉडल कौन सा है सेल मेम्ब्रेन का? वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब इसके नाम से ही पता लग रहा है, फ्लूइड से मुराद वो चीज होती है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, यानी कि फ्लेक्सिबल, मूवेबल, उसको फ्लूइड कहते हैं। और दूसरा मोज़ेक का मतलब होता है रैंडमली, इरेगुलरली और रैंडमली। जैसे इधर तो रेगुलरिटी है ना, प्रोटीन प्रोटीन, लिपिड्स लिपिड्स, इसमें इरेगुलरिटी होगी। वो कैसे, वो मैं ड्रॉ करता हूं। उसके बाद ये मॉडल है, और इसी मॉडल को मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल समझा जाता है। दिस इज मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। दिस इज मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल। सो अब ये मॉडल के अकॉर्डिंगली क्या है, हम उसके मुताबिक इसको देखते हैं। अब देखें क्या कहते हैं। अब ये हमारे पास एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या हम ड्रॉ करते हैं, ये सेल है, इस सेल के इतने पार्ट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये वाला यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको जब हम बाहर निकाल के देखते हैं सो डेफिनेटली जो हमें स्ट्रक्चर नजर आती है वो कैसे नजर आएगी, वो कुछ ऐसे नजर आएगी। उसमें आपने लिपिड्स की 2 लेयर, 1 2 ऐसे सेंटर से 2 रिमूव कर दें बेशक ये, और इसी तरह 1 गैप कम रखना है या ज्यादा रखना है वो आप पे रेगुलरिटी होनी चाहिए। ये उतने जितने ऊपर उतने ही आप इसको नीचे बना लेंगे ऐसे। ये मैं थोड़ा सा गैप छोड़ रहा हूं, इट डजंट मीन कि इतना गैप होता है, ये आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए है। यहां पर वही लिपिड्स के 1 हेड और 2 जो है वो हाइड्रोकार्बन से बनी हुई टेल होती है, जो कि हाइड्रोफोबिक नेचर की है। दीज आर 2 लिपिड्स लेयर, ये लिपिड्स की लेयर है। ये लिपिड्स की लेयर है, और इसके अंदर प्रोटीन एम्बेडेड होती हैं इन इरेगुलर वे। क्या वर्ड बोला है मैंने?
देयर आर टू लिपिड्स लेयर, और उसके अंदर प्रोटीन एम्बेडेड होती हैं, यानी कि धुंसी हुई होती हैं इरेगुलर वे में, कोई इधर है कोई किसी दूसरी जगह पे होगी, यानी कि रेगुलरिटी नहीं है प्रोटीन की स्ट्रक्चर में, इरेगुलरिटी मौजूद होती है, किसी किस्म की प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन में प्रोटीन जिस तरह इधर अरेंज है वैसे नहीं होगी, दिस इज प्रोटीन इरेगुलर वे में अटैच होती है। इसी तरह ये क्योंकि हम फ्रंट पार्ट देख रहे हैं, बैक पे भी सारी कौन सी चीजें पड़ी होती हैं, दोज आर द लिपिड्स मॉलिक्यूल्स, ये सारे लिपिड्स हैं, क्योंकि हम उसको, ये सारे इसके अंदर लिपिड्स होंगे, दीज आर ऑल लिपिड्स मॉलिक्यूल जो अरेंज्ड है इरेगुलर वे में। इसके साथ कुछ यहां पर प्रोटीन, क्योंकि एक फ्रंट से हम देख रहे हैं, इसी तरह यहां पर आपकी प्रोटीन अगर मौजूद है, यहां पर भी हो सकती है प्रोटीन, यहां पर भी प्रोटीन हो सकती हैं, ठीक है। इसी तरह जो है वो किसी और जगह पे भी हो सकती हैं, इनके अंदर एम्बेडेड जो आप टॉप व्यू से देखेंगे। सो इरेगुलर वे में ऐसे अरेंज हुई होती हैं प्रोटीन सारे की सारी, और थोड़ी अमाउंट में इनके साथ यहाँ पर या किसी भी दूसरे पार्ट में वो कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है, और इसके साथ साथ यहाँ पर इनके ऊपर प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट, जिससे आप ग्लाइकोप्रोटीन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो भी अटैच हो सकते हैं। सो अब हम इसको देखते हैं, दिस इज लिपिड स्ट्रक्चर, ये भी लिपिड है, ये भी लिपिड, और उसके बाद ये भी लिपिड, दिस इज प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद दिस इज कोलेस्ट्रॉल, और उसके बाद दिस इज आल्सो प्रोटीन। अब देखिए यहां पर प्रोटीन के साथ ये कौन सी चीज अटैच की हुई है मैंने, कार्बोहाइड्रेट्स, दीज आर दी कार्बोहाइड्रेट्स। तो इस पूरे कंपाउंड को कार्बोहाइड्रेट्स और जो प्रोटीन से दोनों से कंपाउंड बनता है, उस कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। उसके साथ अगर हम देखें बुक में उसने किया हुआ है, यहाँ पर ऐसे फाइबर, यानी कि यहाँ पे हमारे नेटवर्क होता है, जिस तरह हमारे अंदर स्केलेटन है ना, इनके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स का नेटवर्क होता है जो सेल को बंद नहीं होने देता, उसको बिल्कुल अपनी पोजीशन में देता है, रखता है, जिस तरह हमारा स्केलेटन हमें बॉडी को शेप दे रहा है। यहाँ पर नेटवर्क ऑफ फाइबर मौजूद होता है, डेफिनेटली वो हमारी इंटर माइक्रोट्यूब्यूल्स का सिस्टम है, जिसको हम साइटोस्केलेटन पढ़ेंगे आगे जाके। दीज आर दी साइटोस्केलेटन, यानी कि जो उसके फाइबर है साइटोस्केलेटन की वो मौजूद होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, प्रोटीन आर नॉट कंटिन्यूअस लाइक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, बट दे आर एम्बेडेड इन लिपिड्स बाइलेयर्स। लिपिड्स की जो बाइलेयर है उनके अंदर प्रोटीन एम्बेडेड होती हैं इरेगुलर वे में, और इस वजह से इस मॉडल को हम कौन सा मॉडल बोलते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन्स की लेयर कंटिन्यूस नहीं है, लिपिड कंटिन्यूस है, उसके अंदर प्रोटीन लगी हुई है, जो उसकी वजह से सेल की शेप जो है वो फ्लेक्सिबल रहती है, ठीक है। और इस वजह से इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का नाम दिया गया। दिस इज मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सो नेक्स्ट हम इसको लॉन्ग क्वेश्चन आता है, राइट नोट ऑन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एंड इट्स फंक्शन। तो यू हैव टू राइट अबाउट सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। तो ये आपकी इसकी स्ट्रक्चर की बात होगी। नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करते हैं वो है इसके फंक्शंस। अब हम इनके फंक्शंस को देखते हैं। अब हम इसके देखते हैं फंक्शंस के, इसके फंक्शंस क्या हैं। तो सबसे फर्स्ट फंक्शन, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, रोल इन ट्रांसपोर्ट। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, जो आपकी मेम्ब्रेन है, कंट्रोल मूवमेंट ऑफ substances between cell and its environment, acting as a barrier
and allow movement of substances after selection, so called as selectively permeable membrane. सेलेक्टिवली का मतलब क्या हुआ? सिलेक्शन, यानी कि कौन सी चीज सेल को चाहिए और कौन सी चीज सेल को नहीं चाहिए, उसकी सिलेक्शन करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और फिर परमिशन देती है. That's why it is called selectively permeable and differentially permeable. Differentially permeable also mean differentiate करना कि अंदर चीज की जरूरत है या नहीं है. So this is first role that play for the cell, that is the movement of the substance in and out of the cell. So उसके बाद जो इसमें मूवमेंट के लिहाज से अगर हम देखें तो जितने भी मूवमेंट होती हैं उसमें सबसे पहले आती हैं पैसिव मूवमेंट. पैसिव मूवमेंट्स, इस मूवमेंट्स में क्या है? 2 पॉइंट. मूवमेंट अलोंग दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स क्या मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का? इसका मतलब है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. एक चीज एक जगह पे ज्यादा है और वो ज्यादा से कम की तरफ आ रही है, नो नीड ऑफ एनर्जी, तो उसमें किसी किस्म की हमें एनर्जी की एटीपी की फॉर्म में वो जरूरत नहीं होती, उसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं. ठीक है, जिसमें एनर्जी की जरूरत नहीं है. कौन कौन सी चीजें पैसिव मूवमेंट शो करती हैं? जितने भी आपके स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज और गैसेस, ये सारी की सारी जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट से सेल के अंदर और बाहर जाती हैं. इसी तरह लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस, लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस they are also move in and out by passive transport. They don't need any kind of energy. But जो charged particles होती हैं, इनके आयंस वगैरह, charged molecules और charged जो atoms हैं, आयंस have difficulty, उनको मूवमेंट में क्या होगी? थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है. अगर जरूरत होगी तो एनर्जी लगा लेंगे, अदरवाइज नहीं. डिफिकल्टी इन मूवमेंट. सो आपकी जितनी भी सब्सटेंसेस हैं, लेट्स सपोज कि मैं एक सेल बना रहा हूं ऐसे और मेम्ब्रेन को मैं वैसे ही लिख रहा हूं. ये मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वही 2 यूनिट्स बना लिए, लिपिड सॉल्युबल, और यहां पर मैं प्रोटीन का गेट बना रहा हूं. ये और ये मैंने एक प्रोटीन का गेट बना दिया. चार्ज्ड पोर्स जिसे आप बोलते हैं, इसमें पोर्स का मतलब क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में these are the प्रोटीनियस गेट. प्रोटीन एक्ट एज अ गेट, ये ओपन होती है और क्लोज होती है. सो देखें, हमने केमिस्ट्री में फिनोमेना पढ़ते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक. ये लिपिड है. जो भी लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, these are the लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस, ये भी लिपिड है. और इनकी नेचर, ये जो मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर बनाई है और सेल मेम्ब्रेन में आपको बताया, वो भी लिपिड है. सो इट इज नो डिफिकल्टी टू पास थ्रू एंड इट इजीली मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू दिस लिपिड मॉलिक्यूल्स. सो लिपिड में से इजीली गुजर जाएगा. इसी तरह गैसेस, ऑक्सीजन है, ठीक है, वो सेल को जरूरत है तो डेफिनेटली किसी किस्म की उनमें डिफिकल्टी नहीं होगी, वो इजीली किसमें ट्रांसपोर्ट हो जाएगी इनटू द सेल, क्योंकि वो छोटे साइज की है और नो चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, स्टेबल है, नो चार्ज, तो इजीली वो डिफ्यूज हो जाएगी. उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट में कहेंगे. बट जो चीज चार्ज होती है, लेट्स सपोज सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, इन पे चार्ज है,
इनको यहां से गुजरने में मुश्किल होगी, क्योंकि प्रोटीन पे भी चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है प्रोटीन पे भी, लेकिन उसका कंट्रोल सेल के पास है, कब उसने ओपन होना, ये सारा फीडबैक मैकेनिज्म से जरिए कंट्रोल होता है। सो ऐसी चीजें जो सेल में पहले ही ज्यादा है, लेट्स सपोज पोटेशियम, सोडियम, ये आपके सेल में मौजूद है, इधर जो है मैं कम बना रहा हूँ, सेल में कम है, ठीक है, इस तरफ ज्यादा है, इस तरफ कम है, फिर भी यहाँ पर आपकी ये जो चीजें पड़ी हुई हैं इनके अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन हम मूव करवा देती हैं। जिस लेट्स सपोज कि यहाँ पर ही पहले कम है, ये यहाँ पर ज्यादा है, लेकिन सेल को जरूरत नहीं है तो इनको बाहर निकालना है, तो उसके लिए उसको एनर्जी लगानी पड़ेगी। यहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन लो और यहाँ पर आइंस की कंसंट्रेशन क्या है, पहले ही ऑलरेडी क्या है, हाई है, लेकिन सेल को उन चीजों की जरूरत नहीं है। ये तो मैं आइंस की एग्जांपल दे रहा हूं कोई भी चीज की, तो उसके लिए फिर मूवमेंट की होती है जी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो, इसमें अगेंस्ट द कंसंट्रेशन मूव होती है, मूवमेंट होती है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन मूवमेंट है। नंबर 2 विद एनर्जी, और साथ में कौन सी होती हैं, एनर्जी की जरूरत होती है, और चीजें कहां से कहां मूव करती हैं, लो टू हाई की तरफ, यानी कि अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन जा रही है। ये 3 पॉइंट अब इसमें लिखेंगे। सो ये गेट के जरिए आएंगे, ये प्रोटीन एटीपी के जरिए ये गेट ओपन होगा, ऐसे ये चीजें इधर आ जाएगी, सेल उसको बाहर निकाल देगा। दिस इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो फर्स्ट रोल दैट प्ले सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर द सेल, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। व्हाट इज द सेकंड रोल? सेकेंड रोल ये जो प्ले करती है ट्रांसपोर्टेशन के बाद, वो आता है हमारे पास फेगोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस, सॉरी। नंबर सेकंड एंडोसाइटोसिस। व्हाट इज एंडोसाइटोसिस? एंडोसाइटोसिस क्या है कि अगर हम सेल को देखें, ये सेल है, इसके लेट्स सपोज ये कोई स्मॉल सेल है जो फूड ले रहा है, इसके साथ आकर कोई पार्टिकल लगता है जो सेल के लिए जरूरी भी है, या कोई सेल के साथ आके लगता है, सेल उसको डिटेक्ट करती है, सेल मेम्ब्रेन, और उस ऐसे अंदर की तरफ इनफोल्डिंग बनाना शुरू कर देती है। ये आके लगा और सेल मेम्ब्रेन ने क्या किया, उसको अपने अंदर इनगुल्फ कर लिया। इनगुल्फ करने के बाद फिर क्या किया, ये जो अंदर पार्टिकल है ये ऐसे अंदर जाके रहना शुरू हो गया, ठीक है, टच हुआ, ये अंदर फोल्ड हुई, अंदर ले आई। द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट टू इनर टू द सेल, सेल्स के अंदर की तरफ जाना बाय इनफोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का फोल्ड होकर, यहां पे कोई फोल्डिंग नहीं है, डायरेक्ट है, यहां पे फोल्डिंग हुई है, फिर वो मेम्ब्रेन का पार्ट यूज हुआ है, इस मूवमेंट को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। इनर मूवमेंट जो बाय फोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन, उसको हम क्या बोलते होते हैं, एंडोसाइटोसिस। अब ये एंडोसाइटोसिस की 2 टाइप्स हो सकती हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोसाइटोसिस। कौन कौन सी हो सकती है? ये डिपेंड करेगा कि ये जो पार्टिकल आया है वो सॉलिड है या लिक्विड है। लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास जो पार्टिकल सेल ने इनगल्फ किया है वो सॉलिड था, अगर पार्टिकल जो इनगल्फ किया है यानी कि उसने अंदर डाला है सेल ने, वो सॉलिड पार्टिकल है, उसको हम बोलेंगे फेगोसाइटोसिस। ओके, फेगोसाइटोसिस मीन इनगल्फमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल। और इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, सेल ईटिंग, यानी कि सेल ने खाना खा लिया है, दिस इज सेल ईटिंग, इनके फूड खाना, और वो किस फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म में। इसी तरह एक दूसरी टर्म यहां पर हम यूज करेंगे, वो कौन सी है जी, अगर सेल ये पार्टिकल जो इनगल्फ कर रहा है वो आपका लिक्विड है, किस फॉर्म में, फ्लूइड है, इनके फ्लूइड मॉलिक्यूल था, मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हुई,
फोल्डिंग के नतीजे में वो छोटा सा जो मॉलिक्यूल था वो अंदर आ गया, और अंदर आने के बाद जो है उसने रहना शुरू कर दिया अंदर ही। तो अगर वो पार्टिकल लिक्विड था और वो अंदर आ चुका है, दिस इज सॉलिड, ये सॉलिड है, और ये कौन सा ड्रॉप था जो मैं लिख रहा हूँ, डेट इज लिक्विड। सो उस मोमेंट को हम क्या बोलते होते हैं, पिनोसाइटोसिस। सो व्हाट इज पिनोसाइटोसिस, दिस इज अगर लिक्विड है उसकी इनगल्फमेंट हुई तो उसको पिनोसाइटोसिस कहते हैं, क्योंकि पी रहा है सेल, इससे याद रखें पीना, लिक्विड पीते हैं ना हम। सो इस वजह से इसका हम दूसरा नाम रखते हैं सेल ड्रिंकिंग। सेल ड्रिंकिंग भी इसका नाम है पिनोसाइटोसिस का। सो सेल उसको यूटिलाइज करेगा, यूटिलाइज करने के बाद यही पार्टिकल फिर बाहर भी मूव करता है, क्योंकि सेल अपनी एक्स्ट्रा चीजों को डेफिनेटली अपने अंदर स्टोर नहीं करेगा, उसको बाहर भी निकालेगा। उस प्रोसेस को जिसमें वो सेल रिमूव करता है, एग्जिट करता है फ्रॉम सेल, एंडो मीन अंदर लेके आना, एग्जिट मीन बाहर निकालना। सो उसको हम एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। सो व्हाट इज एक्सोसाइटोसिस, डेफिनेटली ये सेल जो भी चीज के अंदर यूज हुई, यूज होने के बाद वही पार्टिकल जब ये ऐसे मेम्ब्रेन के साथ आके लगता है तो मेम्ब्रेन बाहर की तरफ इनफोल्डिंग बनाती है। लेट्स सपोज इधर यही पार्टिकल को मैं थोड़ा सा इधर बना रहा हूं, ये ऐसे आया, सेल मेम्ब्रेन ऐसे बाहर की तरफ इनफोल्ड हुई, इनफोल्ड करने के बाद वो जो पार्टिकल है वो आपका रिलीज हो जाएगा इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जो एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस है। दिस मोमेंट आफ्टर बीइंग यूज्ड द एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल, द आउटरवर्ड मोमेंट इज कॉल्ड विल बी एट एक्सोसाइटोसिस। सो इसका इसमें भी रोल प्ले होता है। एंड द वेरी लास्ट जो इसका रोल है वो है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। Transmission of nerve impulse. What is nerve impulse? That is the message that brain carry towards the organ and from organs to brain. उस मैसेज को नर्व इम्पल्स कहते हैं। लेट्स सपोज मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ये हमारे सेल बॉडी हमारे सेल से मिलके बनी हुई है और सेल आपस में जुड़े भी होते हैं, ये मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन जुड़े हुए हैं। तो जो मैसेज आता है ना ब्रेन में से, वो ऐसे जाता है, ऐसे मेम्ब्रेन्स टू मेम्ब्रेन, और एट लास्ट वो एंड तक पहुंच जाता है। सो दिस इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ दीज आयन सोडियम एंड पोटेशियम। ये जो मैं आपको बता रहा था ये एक्चुअली नर्व इंपल्स में रोल प्ले करते हैं। कितने होते हैं उसको मैंने डिस्कस नहीं किया, मैंने जनरलाइज किया है, लेकिन याद रखिएगा कि जो सोडियम अंदर और बाहर जाते हैं वही आपका ब्रेन का मैसेज होता है। इसीलिए जब आप जहर खा लेते हैं तो इन आयंस की डिस्टर्बेंस हो जाती है मूवमेंट में, तो आप मर जाते हैं। सो इट इज आल्सो प्ले रोल इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। सो दैट्स ऑल अबाउट today about cell structure. So very last point के कहीं बार मैंने बोला प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कहीं मैंने बोला सेल मेम्ब्रेन। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि when we talk about the outer membrane of the cell, यानी कि सिर्फ मैं सेल के बाहर वाली मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूं, it will be called as plasma membrane in technical term। टेक्निकल टर्म में मैं इसको क्या नाम दूंगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट when I talk about all kind of membrane, either of endoplasmic reticulum, either of nuclear membrane, either we are talking about mitochondria, each and every organelle with outer membrane, that will be termed as cell membrane। internal membrane के साथ जब हम organelle की membrane की भी बात करें तो उसको हम बोल देते हैं cell membrane। when we only talk about outer membrane, that will be called as plasma membrane। so that's all about fluid mosaic model, movements, types and its structure। So next topic will be of